असमंजसपुर गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था संपत। ऐसा गांव के लोगों का मानना था, क्योंकि उसके दूर के चाचा विदेश में रहते थे, जिसकी वजह से लोग हर मुश्किल में उसकी सलाह लेते थे। लेकिन हकीकत में वो जितने बड़े बड़े आइडिया लाता, उतनी ही बुरी तरह उन आइडियाज में फंसकर मुसीबत में पड़ जाता। ऐसे ही एक बार बारिश के मौसम में उसने रेडियो पर सुना, भयंकर गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी किया, ज्यादा खतरा हो सकता है। तो अक्लमंदी दिखाते हुए सोचा कि क्यों ना गर्मी से पहले ही इंतजाम कर लूं। अबे अगर छतों पर मिट्टी डाल दे तो घर ठंडा हो जाएगा भाई। वाह, हम घर को शेर की गुफा की तरह बना देंगे यार। संपत ने खुद अपने घर की छत पर 10 बोरी मिट्टी डलवा दी। लेकिन अगले ही दिन तेज बारिश हो गई। मिट्टी गीली होकर घर के अंदर गिरने लगी। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आने लगा। अबे यार, आइडिया अच्छा था यार, बस बारिश ने धोखा दे दिया। सर्दियों के बाद जल्दी ही गर्मियों का मौसम भी आ गया। गर्मी के कारण गांव में पानी का संकट था। नल सूख चुके थे, कुएं का जल स्तर नीचे चला गया था और तालाब भी उबल रहा था। गांव वाले बूंद बूंद पानी बचाकर रखते थे, लेकिन संपत को तो अपनी बुद्धिमानी दिखानी थी। गांव के बुजुर्ग रामलाल काका अपनी खाट पर लेटे हुए पसीना पसीना हो रहे थे। उनके पास बैठे थे मुकेश, संपत और पप्पू। गर्मी में सबसे बड़ी समस्या थी बिजली का जाना। रात को जैसे ही सब सोने की कोशिश करते, बिजली गुल हो जाती और पूरा गांव पसीने से तरबतर हो जाता। अब लगता है यार गांव की बिजली भी हमारे साथ गर्मी की छुट्टियां मना रही है यार। सब हाथ पंखे लेकर हवा करने लगे, लेकिन ज्यादा देर तक हवा करना भी मुश्किल था। मेरा पंखा असली खजूर के पत्तों से बना है, इससे ज्यादा ठंडक आती है। अरे असली ठंडक तो बांस की चटाई वाले पंखे से आती है। हमारे समय में मोर पंखी पंखा होता था, वो सबसे बढ़िया था। अबे ये पंखा पुराण सुनाने की जगह कोई मुझे ही हिला दो, है? शायद ठंडक मिल जाए। अरे ये कौन सा जुल्म आ पड़ा है भैया। ऐसी गर्मी तो हमने अपने जमाने में कभी भी नहीं देखी। काका ओ काका, आप हर साल यही बोलते रहते हो। अरे पगले, पहले वाली गर्मी में और इस वाली गर्मी में जमीन आसमान का फर्क है बे। पहले सूरज इज्जत करता था, अब तो सीधा चमड़ी झुलसाने पे उतर आया है। हाँ चाचा, गांव के बच्चे जो दिन भर खेतों में खेला करते थे, अब नीम के पेड़ की छांव में दुबके पड़े हैं। कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। गांव में पानी का संकट इतना बढ़ गया है कि अब लोग चोरी चोरी दूसरों के घरों से पानी चुराने लगे। अरे ये तो बड़ी बुरी बात है यार। वैसे मैंने भी सुना है कि कल कोई आधी रात को पड़ोसी के नल से पानी भर रहा था और कोई गुपचुप जाकर दूसरे के घड़े से लोटे लोटे पानी निकाल रहा था। इसका ना बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, बता रहा हूँ। पड़ा पड़ा सोता ही रहेगा कि पानी की व्यवस्था करेगा, मूर्ख कहीं के। अरे माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझ पर सारे गांव की जिम्मेदारी है, समझा करो। ठीक है, तो मैं प्यासी ही मर जाती हूँ। सुबह पानी के टैंकर से सबने पानी भर लिया, पर तू आलसी सोता रहा। अरे अगर मैं रात के अंधेरे में चोरी चोरी पानी भर लूं तो कोई पकड़ेगा ही नहीं है। रात के समय संपत दबे पांव मोहन काका के घर पहुंचा, जहां एक बड़ा सा मटका रखा था। उसने धीरे से लोटा डाला ही था कि अचानक संपत का पैर फिसला और वो मटके के साथ खुद भी फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ा। अरे कौन है रे? गांव वाले लालटेन लेकर बाहर आ गए। जैसे ही उन्होंने कीचड़ से सने संपत को देखा, उसे चोर समझकर ढूंढने लगे। अरे अरे मोरी भैया, कमर टूट गई रे। अरे ये तो अपना संपत है, तू यहाँ क्या कर रहा है रे? चाची, मैं बस देख रहा था कि आपका मटका जो है सुरक्षित तो है।
अबे मटके को देख रहा था या नहाने आया था? हाय दैया, मैंने तो पानी लाने को कहा था और तू नहाने ही बैठ गया। अरे पूरे गांव की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। संपत के बहाने सुनकर सब हंसने लगे। आखिरकार संपत पकड़ा गया। संपत की अच्छी पूजा की गई। दूसरी तरफ कुछ ही दिनों बाद ऐसी गर्मी में गांव की बिजली भी कट हो गई। संपत ने फिर सबको समझाते हुए कहा, अरे भाइयों, मेरे चाचा विदेश में है, विदेश में सारी जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे मौकों पर विदेशी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो देर किस बात की है संपत, चलो आज ही चलते हैं। उसकी अगुवाई में सभी गांव वाले झुंड बनाकर बिजली ऑफिस पहुंचे और बिजली बाबू के खिलाफ नारे लगाने लगे। ए बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ए बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लेकिन संपत को जब महसूस हुआ कि नारों से कुछ नहीं होगा, तो निर्णय लिया कि बिजली दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह गांव की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बिजली दफ्तर के बाहर जमा हो गए। ये नारे लगाने लगे, ए बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ए बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ए बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब तक बिजली आएगी नहीं, धरना यहीं पर जारी रहेगा। बिजली चाहिए, तुरंत चाहिए। धरने पर बैठे लोगों के हाथ में अपने अपने पुराने पंखे थे, जिन्हें वो लगातार घुमा रहे थे, मगर फिर भी पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसी गर्मी तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी भैया। ये क्या हो रहा है भगवान? अबे भगवान को मत कोस, ये वही गर्मी है जो हर साल आती है, बस इस बार थोड़ी ज्यादा तीखी लग रही है। इस बार सूरज को लगता है किसी ने लाल मिर्च खिला दिया है। सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। गर्मी से बचने के लिए सबने फैसला किया कि कहीं ठंडी जगह ढूंढी जाए। गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाने की योजना बनी। सब पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे और जैसे ही बैठे, तभी ऊपर से एक कौवा उड़कर मुखिया बुंदेल सिंह के सिर पर बीट कर गया। अरे ये क्या बदतमीजी है? कौवा भी जानता है कि गर्मी में दिमाग गर्म रहता है, फिर भी शरारत कर रहा है। मुखिया जी, ये तो शुभ संकेत है। कहते हैं जिस पर कौवा बीट कर दे, उसकी किस्मत चमक जाती है। लो, कर दी तुम पर बीट। इसका मतलब अब मुखिया बुंदेल सिंह की किस्मत खुलेगी। बिजली आएगी, भाग्य खुलेगा भाई। सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। लेकिन कुछ ही देर में भीषण गर्मी से धरने पर बैठे सबको ठंडे पानी की तलब लगी। गांव का कुआं सूख चुका था और तालाब में केवल कीचड़ बचा था। हैंडपंप से भी गर्म पानी निकल रहा था। अरे ये पानी है या चाय का उबलता हुआ भगोना? धरने पर बैठे आधे से ज्यादा लोग ही बेहोश होने लगे। तब संपत ने आकर घोषणा कर दी, भैया ऐसा है, गर्मी के कारण धरना जो है ना स्थगित किया जाता है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा, बता रहे। गांव वाले ये सुनकर संपत को कोसते हुए अपने अपने घर लौट गए। बिजली नहीं आई, लोगों को लू लग गई अलग। जब गर्मी से बेहाल गांव वालों को किसी तरह भी ठंडक नसीब नहीं हुई, तब संपत, गोलू, पप्पू और बबलू ने एक अनोखी योजना बताई। ये देखो भाई, शहर में लोग ना फ्रिज में ठंडा शरबत बनाते हैं, समझे? लेकिन संपत बेटा, अब बिजली तो है नहीं गांव में। अरे काका, ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है मुझ पे, समझे? कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना, भला आप लोगों को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? संपत ने फिर गांव को ठंडा शरबत उपलब्ध कराने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। काका, क्यों ना तालाब को शरबत से भर दिया जाए, इससे लोगों को राहत मिलेगी। पर ये कैसे हो सकता है बेटा? मेरे चाचा विदेश में रहते हैं, वो जब गर्मी पड़ती है ना, तो वो अपने तालाबों को शरबत से भर देते हैं, फिर आनंद ही आनंद हो जाता है।
मुझे लगता है अगर नींबू पानी को शरबत बना सकता है तो तालाब के पानी को भी शरबत बना देगा। वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। पूरा तालाब नींबू पानी बन जाएगा, हैं? संपत ने सच में 50 नींबू तालाब में निचोड़ दिए, जिससे पानी का स्वाद तो नहीं बदला, लेकिन तालाब में रहने वाली मछलियां मरने लगीं। अरे संपत, तू तालाब में शरबत बनाने आया था या मछलियों का कब्रिस्तान बनाने रे? बेटा, कुछ तो दिमाग लगाया कर, है? तुझ पर जो है सबकी जिम्मेदारी है। आखिर तेरे चाचा यूं ही तो विदेश नहीं चले गए, उनका खून है तू। उन्हीं की तरह बुद्धिमानी के उपाय लगाया कर। लगता है चाचा कुछ गड़बड़ हो गई। चाचा ये देसी मछलियां को समझती नहीं है, विदेशी मछलियां तो आराम से शरबत पीती हैं। इसी बीच ललिता ताई की बेटी छबीली की शादी होने वाली थी। छबीली संपत को बहुत पसंद करती थी, पर बेचारा चुप रहता था। एक दिन जब गर्मी में ताई की बेटी को लड़के वाले देखने आए, तब ताई बोली, बेटा, इस गांव की जिम्मेदारी तेरी है। इस गर्मी में कल घर मेहमान आ रहे हैं और बिजली भी कटी हुई है। बेटा तू ही कुछ कर, बात छबीली के रिश्ते की है। अरे वाला, ये भी कोई कहने की बात है ताई, है? तू चिंता न कर, सब हो जाएगा। संपत ने मेहमानों की व्यवस्था गांव के मुख्यालय में कर दी और चारों तरफ मोटे पर्दे लगा दिए। बाहर चलने वाली तेज लू के कारण हॉल के गीले पर्दे हवा से ठंडे हो गए। अंदर भी हाथ से खींचने वाले पंखे लगवाए गए थे, जिनके कारण मेहमानों को कुछ परेशानी न हुई। तब लड़का बोला, बापू, मैं तो कहूँ कि कुछ दिन यहीं रुक जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा में। कम से कम सोने को मिल रहा है, वरना ये ठाट अपने गांव में कहाँ है। ललिता बहन, आपने तो मेरे बेटे की इतनी सेवा कर दी है कि अभी तो वो इस गांव में 1-2 दिन और रहना चाहता है। तो फिर आप 1 दिन की और व्यवस्था कर दीजिए, हम 2 दिन में चले जाएंगे, हैं? उसकी बातें सुनते ही ललिता ताई और संपत दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि ना तो पंखा चलने वाले लड़के और ना ही मर्दों को गीला करने वाले लोग मौजूद थे। गांव में पानी की कमी थी, इसलिए किसी को भी संपत का ये आइडिया पसंद नहीं आ रहा था। कुछ घंटे की बात कहकर संपत ने सबको मनाया था, पर फिर पूरी रात ये कार्यक्रम करना खेल नहीं था। अरे बेटा संपत, अब क्या होगा? कहीं बेटे की शादी टूट तो नहीं जाएगी? कुछ करना होगा। अरे ललिता बहन, ये भी तो सोचो। एक तो गांव वालों ने बेटे की शादी के नाम पर अपने घर से थोड़ा थोड़ा पानी दिया था ताकि कुछ घंटे गुजर जाएं। अब पूरी रात के लिए भला वो पानी कहाँ से देंगे? हे राम, फिर तो ये रिश्ता टूटा ही समझो। अरे ललिता, बगल में लड़का और शहर में ढिंडोरा वाली बात क्यों करती हो? अरे अपने संपत में क्या कमी है? छबीली की शादी संपत से क्यों नहीं कर देती? अरे रामू जी, मैं तो ये सोच रही थी कि ये बहुत बढ़िया रहेगा। अब तो संपत ही मेरी नैया पार लगाएगा। तब तक लड़के वाले जाकर ललिता ताई से कहते हैं, अरे बहन जी, ये कमरा आज कैसा बन गया? कुछ देर पहले तो यहाँ जन्नत थी, अब ये तंदूर नजर आ रहा है। अरे समझी जी, अब आपकी इज्जत इसी में है कि आप अपनी इज्जत बचाकर चले जाएं। हमने अपनी बेटी के लिए दूसरा लड़का ढूंढ लिया है। हमें आपके घर अपनी बेटी नहीं भेजनी। अब तो यहाँ से आप 9-2-11 ही हो जाइए। लड़के को रामू काका की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया, वहाँ से चला गया। ललिता ताई भागते हुए संपत के पास पहुंची और बोली, बेटा संपत, अब तो हमारी इज्जत तुम ही बचा सकते हो। मैंने फैसला कर लिया है, मेरी बेटी छबीली की शादी उस मुहूर्त पर तुमसे ही होगी। तुम्हें ऐसे कोई एतराज तो नहीं ना? संपत को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसके दिल में लड्डू फूटने लगे। वो तो पहले से ही छबीली को पसंद करता था। वो बोला, अरे मुझे भला क्या एतराज होगा है?
और संपत ने शादी के लिए हाँ कर दी। और शादी वाले दिन बारात निकलने से पहले संपत के चाचा ने माथे से पसीना पोंछते हुए गरजते हुए कहा, बारात नहीं निकलेगी, हाँ नहीं निकलेगी। रेडियो में आज दोपहर में 45 डिग्री तापमान का ऐलान हुआ है। ऐसे में निकले तो बारात में हम लोग नहीं बल्कि भुने मुर्गे पहुंचेंगे, बता रहे हैं। हाँ। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। दूल्हा संपत चौंक गया। अरे ये क्या कह रहे हो चाचा, बारात काहे को नहीं निकलेगी? बेटा, हम बारात निकालेंगे तो वापस घर आने के लायक नहीं रहेंगे। इतने गर्म तंदूर में आदमी पक जाता है। बारात तो बारबेक्यू बन जाएगी बेटा। अरे बेटा देख जरा, अभी से इतना पसीना बह रहा है, पहुंचते पहुंचते तो तेरा सेहरा भीग कर लटक जाएगा। गर्मी से राहत पाने के लिए संपत के दोस्त बबलू ने एक अनोखा उपाय सोचा। उसने एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लिया, उसमें बर्फ डालकर एक पुराने पंखे के सामने रख दिया। हेलो चाचा, आप ठंडे हो जाओ, अब ये बना हमारा देसी कूलर, अब बारात ले चलो ना। कुछ देर राहत मिली पर नतीजा वही टाए टाए फिर। हलवाई अलग परेशान हो रहे थे। गर्मी की वजह से रसगुल्ले रस में बदल रहे थे और गुलाब जामुन सूख कर काले पड़ रहे थे। मैं तो जाऊंगा, छबीली मेरा इंतजार करती होगी। बापू बारात कैसे निकलेगी बता रहा हूँ। अरे घन चक्कर ज्यादा आशिक मत बन। हाँ, छबीली अब तक धूप में कबीली बन चुकी होगी। बे आया बड़ा कहीं का। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तू ही बोलता है ना कि सारे गांव की जिम्मेदारी तेरी रहती है, तो इस शादी की भी जिम्मेदारी तेरी ही हुई, समझा? अब बता क्या करें? बुरा मत मानो चाचा, तो एक बात कहूँ, अगर घोड़ी को गीले कपड़े से ढक दे तो शायद वो गर्मी बर्दाश्त कर ले। संपत की बात सबको ठीक लगी। संपत को घोड़ी पर बैठाकर जैसे ही घोड़ी पर पानी डाला गया, गर्मी में परेशान पानी से भीगी घोड़ी बिदक गई और सीधा भाग निकली। कुछ ही दूर पर दूल्हा संपत भी पड़ा नजर आ रहा था और चाचा जी भी घोड़ी को पकड़ने के चक्कर में खुद अपनी धोती को फंसाकर चारों खाने चित्त हो गए। किसी तरह उन्हें घर लाया गया और उस दिन उन्हीं की बात होती रही। अगले दिन सभी औरतें बातें करने लगी। अरे यहाँ जो कुछ हुआ सो हुआ। बहनों, सुना है गांव में पानी की इतनी किल्लत हो गई है कि लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों ने नया तरीका निकाल लिया, भी नल के पास ही चटाई बिछाकर बैठने लगे हैं। अरे तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। फुलवा चाची, ललिता ताई और संपत की अम्मा ने नल के पास अपनी अपनी जगह पक्की कर ली। सुबह से शाम तक वहीं बैठकर वे नल पर आने वाले हर इंसान की खबर लेती। अरे ललिता, कल तूने 2 बाल्टी पानी भरा था, आज फिर आ गई। अरे चाची क्या करूं, पसीने से ज्यादा ही नहा रही हूँ। गोलू और पप्पू ने सोचा कि वे भी अपनी बारी जल्दी लेंगे। उन्होंने वहां आकर अपना तौलिया डाल दिया ताकि लगे कि उनकी जगह पक्की है। लेकिन जब वो 2 घंटे बाद लौटे तो उनका तौलिया गायब था और उसकी जगह रामलाल काका की लुंगी टंगी थी। अरे ये हमारी जगह थी। अबे, पानी की लाइन में पहले आओ और पहले पाँव चलता है, समझे? इसी तरह गर्मी के कहर को सहते हुए गांव वालों ने अचानक एक दिन देखा कि आसमान काले काले बादलों से भर गया है। जोरदार बरसात होने वाली है, जिसके साथ ही सभी गांव वाले अपने हर दुख सुख को भूलकर नहाने लगे। बरसात का मौसम शुरू हो गया था। Subscribe for more videos.